हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज के वीडियो लेक्चर में दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखना ताकि आपको दोनों टॉपिक के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप ये चैप्टर स्टार्टिंग से अच्छे से स्टडी कर सके। देखो, जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाता है तो यूजुअली उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। यानी एक मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तीनों ही ऑब्जेक्टिव पर वो इक्वली फोकस करे, तभी वो बिजनेस के गोल को अटेन कर सकता है। तो देखो, तीनों ही ऑब्जेक्टिव मैं आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो लेक्चर देखना। तो 3 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? जो बिजनेस के ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड होते हैं। दूसरे हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होते हैं, जिसे बिजनेस के लिए एक वैल्यूएबल एसेट कंसिडर किया जाता है। और तीसरे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि कभी भी बिजनेस वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं होता। यानी जो बिजनेस हाउसेस होते हैं ये सोसाइटी के एक पार्ट कंसिडर किए जाते हैं। इनकी ऑब्लिगेशंस होती है सोसाइटी के लिए, कुछ कमिटमेंट्स होते हैं सोसाइटी के लिए जो इन्हें फुलफिल करने होते हैं। तो तीनों ही ऑब्जेक्टिव मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो, जब भी कोई बिजनेस सेटअप किया जाता है तो उसका मेन एम यही होता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो लॉन्ग पीरियड तक सरवाइव कर सके। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो इनफ रेवेन्यू अर्न करे और कॉस्ट को कवर कर सके। देखो, एक प्रूडेंट बिजनेसमैन की सबसे पहली एस्पिरेशन यही होती है कि जब भी वो कोई काम शुरू करता है तो अपनी एक मार्केट में पहचान बना सके, मार्केट में वो अपने पैर जमा सके। और इसके लिए उसको इतना कमाना होगा कि जो भी कॉस्ट वो इनकर कर रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर हो रहे हैं, वो उसकी इनकम में ही कवर हो जाए। तो ये आएगा सर्वाइवल। ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट है, सर्वाइवल। दूसरा पॉइंट आता है प्रॉफिट। देखो, बिजनेस के लिए सिर्फ सर्वाइव करना ही सफिशिएंट नहीं होता है। बिजनेस को आगे चलाने के लिए, लॉन्ग टर्म तक एस्टेब्लिश करने के लिए प्रॉफिट भी अर्न करना रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि प्रॉफिट एसेंशियल होता है अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, अगर कोई रिस्क कवर करना है, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लायबिलिटी मीट करनी है, तो उसको प्रॉफिट में से जो रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं उस अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए प्रॉफिट अर्न करना ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का सेकंड पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट आता है ग्रोथ। देखो, जब बिजनेस ग्रो करने लग जाएगा तो ग्रो को हम कैसे मेजर करेंगे? किसी भी बिजनेस के ग्रोथ को मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स दिए होते हैं, जैसे उसकी सेल में कितना इंक्रीज हुआ है, उसके लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में कितना एडिशन हुआ है, उसके एम्प्लॉइज कितने इंक्रीज हुए हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स रिप्रेजेंट करते हैं कि बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या फिर बिजनेस में डिक्लाइन हो रहा है। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 3 पॉइंट्स पर आपको मेन फोकस करना है। पहला पॉइंट क्या है? सर्वाइवल। दूसरा है प्रॉफिट और तीसरा है ग्रोथ। सर्वाइवल क्या होता है? टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। देखो, ये कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको अंडरलाइन करने होंगे। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो ये कीवर्ड्स आपको लिखने बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये टॉपिक के मेन पॉइंट्स हैं। तो सर्वाइवल का मतलब यही होता है कि बिजनेस को एटलीस्ट सबसे पहले कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना होगा, और सर्वाइव करने के लिए उसको इतनी रेवेन्यू अर्न करनी होगी
कि वो कॉस्ट को कवर कर सके। दूसरा पॉइंट आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या लिखेंगे? टू मेक प्रॉफिट टू कवर रिस्क एंड कॉस्ट। प्रॉफिट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर एक्सपेंशन। देखो, लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ सर्वाइवल ही इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट भी एक एसेंशियल पार्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट कवर करता है रिस्क को। बिजनेस में अनसर्टेन रिस्क एग्जिस्ट हो जाते हैं, उन्हें कवर करने के लिए प्रॉफिट की अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है कॉस्ट। कॉस्ट को कवर करने के लिए भी प्रॉफिट रिक्वायर्ड होता है। तीसरा पॉइंट है इट इज एसेंशियल फॉर एक्सपेंशन, यानी अगर आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी प्रॉफिट रिक्वायर्ड है। तो प्रॉफिट अर्न करना ये बिजनेस हाउसेस का मेन एम होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन गोल होता है, जिसके लिए बिजनेस सेटअप किया जाता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है ग्रोथ। सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय ग्रोथ रेट like increase in sale volume, number of branches, number of products and number of employees। देखो, किसी भी बिजनेस के सक्सेस को मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स दिए होते हैं। उन पैरामीटर्स को एनालाइज किया जाता है और फिर ये कंक्लूड किया जाता है कि ये बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा। सबसे पहला पॉइंट आता है सेल वॉल्यूम को कंसीडर किया जाता है। अगर सेल वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है। जैसे सपोज लास्ट ईयर आपका टर्नओवर था 10 करोड़ रुपए और इस साल आपका टर्नओवर है 15 करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 करोड़ इंक्रीज हुआ है टर्नओवर में। टर्नओवर का मतलब होता है सेल। तो यहाँ पर जब इंक्रीज रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है। दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो ये भी हम कंसीडर करते हैं कि इस बिजनेस की कितनी ब्रांचेस आगे खोली गई हैं, कितने इसके आउटलेट्स खोले गए हैं, ये भी रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ के पॉइंट को। तीसरा पॉइंट आता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में यही होगा कि आपने मार्केट में और कितने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, ये भी एक पैरामीटर एज्यूम किया जाता है ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉइज इंक्रीज हो गए, कितने सबॉर्डिनेट्स, कितने वर्कर्स और आ गए जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं। ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखना। जब भी आप सक्सेस को मेजर करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को मेजर किया जाता है तो ये चारों पैरामीटर कंसिडर किए जाते हैं। इनके बेस पर ये एनालाइज किया जाता है, ये कंक्लूड किया जाता है कि बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है। तो समझ आए आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला क्या हो गया? सर्वाइवल, दूसरा हो गया प्रॉफिट और तीसरा हो गया ग्रोथ। क्लियर? सेकंड आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो, एक मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं करने हैं, उसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर भी इक्वली फोकस करना है। क्यों उसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है? क्योंकि पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड है ह्यूमन रिसोर्स से, एम्प्लॉइज से, वर्कर्स से। देखो, जब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तो वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे, वो अपने बेस्ट एफर्ट्स देंगे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होंगे। तो देखो, मैनेजर को ये समझना चाहिए कि जो भी वर्किंग क्लास के लोग हैं, इनकी एस्पिरेशंस क्लोजली रिलेटेड है बिजनेस के गोल से, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से। तो यहाँ पर उनकी नीड्स को अटेंशन करना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। वो सेटिस्फाइड होने चाहिए, वो डिससेटिस्फाइड नहीं होने चाहिए, वो फुली मोटिवेटेड होने चाहिए, उनकी फुल सपोर्ट होनी चाहिए, उनकी लॉयल्टी होनी चाहिए बिजनेस के लिए, तभी बिजनेस सक्सेस अचीव कर सकता है। अगर वो डिससेटिस्फाइड हैं, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते। जैसे देखो, सपोज एक एम्प्लॉय है, वो क्या फील करता है कि वो अंडरपेड है। इस सिचुएशन में आप क्या एंटिसिपेट करते हैं कि जैसे ही उसके सामने कोई गुड अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई अच्छी जॉब आएगी, वो तुरंत इस जॉब को क्विट कर जाएगा, वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पर बिजनेस को एक हैवी लॉस इनकर करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सपर्ट एम्प्लॉय जब बिजनेस से चला जाता है और उसकी जगह पर जब न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट किया जाता है, तो उसे एडजस्ट करने में ही बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए
उनकी पर्सनल नीड पर अटेंशन देनी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। अगर वो फुली मोटिवेटेड होंगे तभी वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए उनकी सैलरी टाइम टू टाइम इंक्रीज करनी चाहिए, उनका प्रमोशन करना चाहिए, उनके लिए अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए। देखो, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे तो वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफ एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड, दे कंट्रीब्यूट मैक्सिमम। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये टर्म्स अंडरलाइन करनी होगी। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं। दूसरा, जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तो उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल इजीली अचीव कर लेगा। तो उनकी पर्सनल नीड्स को किस तरह से अटेंड करना है, जैसे कुछ पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं। टू प्रोवाइड फेयर वेजेस एंड सैलरी एंड पर्क्स। देखो, जो एम्प्लॉयज हैं उनको फेयर वेजेस देनी चाहिए, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी चाहिए, इसके साथ साथ उनको पर्क्स भी देने चाहिए। पर्क्स क्या होते हैं? समथिंग एक्स्ट्रा इन एडिशन टू मनी। तो इस तरह की फैसिलिटीज अगर एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाती हैं तो वो फुली सेटिस्फाइड होंगे। दूसरा पॉइंट आ जाता है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। देखो, जब भी कोई एम्प्लॉय अपॉइंट होता है तो कुछ टाइम पीरियड बाद उसे प्रमोट किया जाता है, ये उसका पर्सनल ग्रोथ होता है। तो हर एम्प्लॉय की ये एस्पिरेशन होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि उसे प्रमोशन मिलेगा, तो उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग उसे प्रमोट किया जाना चाहिए। अगर वो डिजर्विंग है तो उसे प्रमोट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय क्लर्क के बेस पर अपॉइंट हुआ था और 10 साल बाद भी वो क्लर्क ही है। तो यहाँ क्या होता है कि एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड फील करते हैं और वो ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में अपनी फुल सपोर्ट नहीं देते। तीसरा पॉइंट आ जाता है पीयर रिकॉग्निशन थ्रू सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, हर एम्प्लॉय का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। पीयर ग्रुप में जो भी उसके कलीग है, जो भी उसके साथ काम करने वाले हैं, उन सबके बीच में उसकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी पोस्ट पर, किसी भी स्टेटस पर काम क्यों न कर रहा हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी भी कोई क्वेश्चन रेज नहीं होना चाहिए। उसकी जो पीयर रिकॉग्निशन है वो हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। तो एक मैनेजर की ये ड्यूटी होती है कि कभी भी किसी एम्प्लॉय की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर वो उसकी इंसल्ट ग्रुप में कर देता है, उसके कलीग के सामने कर देता है, तो ये पर्सन को बड़ा ही इंसल्टेड फील होता है और वो तुरंत जॉब को क्विट करके चला जाएगा, नौकरी को छोड़ देगा। चाहे कितनी ही अच्छी नौकरी क्यों ना हो, वो कभी भी वहाँ नहीं रुकेगा। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी हर एम्प्लॉय की, ये मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। देखो, मैनेजर की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए वो एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे, एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड करे जिसमें वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करे। वो बीमार नहीं होंगे अगर उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाएगा, हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाएगा और वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल जल्दी से जल्दी अटेन किया जा सके। तो देखो, ये 4 पॉइंट हैं, इन पर मैनेजर को फोकस करना बहुत रिक्वायर्ड होता है जब वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता है। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। पहला क्या है? टू प्रोवाइड फेयर वेजेस, सैलरी एंड पर्क्स। दूसरा है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू प्रमोशन। तीसरा है पीयर रिकॉग्निशन जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है और चौथा है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। तो ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के। अब मैं आपको बता रही हूँ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखो, बिजनेस कभी भी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं होता। जो बिजनेस हाउसेस होते हैं वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करते हैं, तो उनके भी कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, उनकी भी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं सोसाइटी के लिए। जो भी बिजनेस हाउसेस होते हैं ये सोसाइटी के एक पार्ट होते हैं।
तो सोसाइटी के लिए भी इन्हें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। ये होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजर की ये ड्यूटी होती है कि वो पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव पर भी उतना ही फोकस करे, तभी वो बिजनेस के गोल को अचीव कर सकते हैं। देखो मैनेजर की क्या ड्यूटी बन जाती है सोसाइटी के लिए कि उसे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। जैसे इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन उन्हें अडॉप्ट करने चाहिए। सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी चाहिए। सोसाइटी को क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहिए रिजनेबल प्राइस पर। उन्हें सोसाइटी के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स, हेल्थ केयर, वोकेशनल ट्रेनिंग, इस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज करने चाहिए, ऑर्गेनाइज करने चाहिए, ताकि सोसाइटी के लोगों का वेलफेयर हो, सोसाइटी के लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। देखो जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो रेगुलरली कंट्रीब्यूट करती है फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, डेयरी, पोल्ट्री, उन लोगों के लिए जो उसके स्टील प्लांट के आसपास रहते हैं। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव्स होते हैं कि जो उनके प्लांट के आसपास लोग रहते हैं उन्हें इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रेज हो सके। तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव में? कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी थ्रू वेलफेयर। देखो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कमिटमेंट्स होते हैं जो उन्हें फुलफिल करने चाहिए। किस तरह के कमिटमेंट है? देखो पहला पॉइंट लेते हैं, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा सोसाइटी में एक क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहिए और उसका प्राइस रिजनेबल हो। कभी भी अडल्टरेटेड प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आ जाएगा यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो ऐसे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने चाहिए जिससे एनवायरनमेंट में कोई हार्म ना हो। जो लोग वहाँ आसपास रह रहे हैं उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। जैसे देखो एक फैक्ट्री को कभी भी अपने वेस्ट को रोड साइड पर डंप नहीं करना चाहिए। उसके वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए उसको इफेक्टिव मेथड्स, इफेक्टिव टेक्निक एंश्योर करनी चाहिए। तो इस तरह से अगर इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जाते हैं तो ये सोसाइटी के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर सोसाइटी। देखो सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट करना ये भी ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की जाती है तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को इरेडिकेट किया जाएगा। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर स्टेप है जो वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स। देखो जो लोग प्लांट के आसपास रहते हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन को एजुकेशनल प्रोग्राम्स, उनके लिए हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, उनके लिए वोकेशनल प्रोग्राम्स अरेंज करने चाहिए ताकि लोगों की अवेयरनेस डेवलप हो रिगार्डिंग हेल्थ, हाइजीन एंड वोकेशन। तो एक मैनेजर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इन चारों पॉइंट्स को कंसीडर करना, तभी वो सोशल ऑब्जेक्टिव अटेन कर पाएगा। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं ऑब्जेक्टिव्स में। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। इन तीनों के अंदर कौन कौन से सब पॉइंट्स हैं वो सब मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। होपफुली आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है वो एक डायनेमिक और लाइफ गिविंग एलिमेंट होता है। उसकी लीडरशिप के बिना रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन में रिसोर्स ही रह जाता है, वो कभी भी प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए उसकी लीडरशिप हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होती है। तो एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजर हमेशा तीनों रिसोर्सेज, मैन, मशीन और मनी, इनको कोऑर्डिनेट करता है, इन्हें डायरेक्ट करता है, इन्हें कंट्रोल करता है इस मैनर में जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इजीली अटेन किया जा सके। तो मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए।
उसे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अटेन करता है। तो देखो यहाँ 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट में आपको समझा रही हूँ। पहला पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखो हमेशा मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में, क्योंकि वो इंडिविजुअल एफर्ट्स को, ग्रुप एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ। देखो बिजनेस में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं जो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। उनके डिफरेंट एटीट्यूड होते हैं, डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर वो डिफरेंट मैनर में ही ऑपरेट करने लग जाए तो बिजनेस में क्या होगा कि केओस और कंफ्यूजन अराइज हो जाएगा। तो मैनेजर क्या करता है कि उनके गोल में यूनिफॉर्मिटी लाता है, उनके गोल को इंटीग्रेट कर देता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ और उन सबका एक कॉमन गोल बना देता है, वो बन जाता है ग्रुप गोल। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल एक ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए कॉमन एफर्ट्स करता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। रिसोर्सेज लाइक मैन, मशीन एंड मनी आर कोऑर्डिनेटेड, डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। देखो जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, वो इंटीग्रेट कर देता है, जोड़ देता है इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, और तीनों ही रिसोर्सेज मैन, मशीन और मनी को वो कोऑर्डिनेट करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है, ताकि बिजनेस का जो गोल है, जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है वो अटेन किया जा सके। दूसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। देखो मैनेजमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट होता है। यहाँ पर वेस्टेज को मिनिमाइज किया जाता है। वेस्टेज कैसे मिनिमाइज होती है? अगर देखो कोई भी काम आप प्रॉपर प्लानिंग से करते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन से करते हैं, प्रॉपर कंट्रोलिंग से करते हैं, तो वहाँ पर वेस्टेज को ऑटोमेटिकली मिनिमाइज किया जाएगा। तो मैनेजमेंट में यही होता है कि पांचों फंक्शंस ऑपरेट किए जाते हैं। जो मैनेजर होता है वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है और कॉस्ट को वो मिनिमाइज करता है। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? मैनेजमेंट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू रिड्यूस कॉस्ट। It curbs duplication of efforts and wastage of resources to improve profit. यहाँ पर जो मैनेजर होता है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है, इस वजह से कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है, कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है। इसमें देखो जो मैनेजर है वो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को भी कर्ब कर देता है, वो वेस्टेज को मिनिमाइज करता है और प्रॉफिट को वो इम्प्रूव करता है। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये तभी पॉसिबल होता है जब पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो समझ आया, यहाँ पर एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और वेस्टेज को रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो मैनेजमेंट होता है वो जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, सारे चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करता है। क्यों इम्प्लीमेंट करता है? क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करना है। दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज होते हैं उनको भी वो मोटिवेट करता है उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने के लिए। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे? एम्प्लॉइज आर जनरली रेजिस्ट टू चेंज, मैनेजमेंट मोटिवेट्स देम टू अडेप्ट चेंजेस एज दे मे बी एबल टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। देखो यूजुअली क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं वो हमेशा चेंज के लिए अपोज करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, वो कभी भी चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है, उन्हें कन्विंस करता है, उन्हें परसुएट करता है ताकि वो चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर ले। देखो जब वो चेंजेस को अडेप्ट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ उनके एफिशिएंसी में ही इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी इजीली सरवाइव कर पाएंगे। तो ये पॉसिबल होता है थ्रू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो समझ आया थर्ड इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है
क्योंकि ये एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है। ये मैंने आपको यहाँ भी एक्सप्लेन किया था जब मैं आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बता रही थी। देखो, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट को हायर कर सकता है, लेकिन उसकी होल हार्टेड सपोर्ट के लिए, उसकी लॉयल्टी को विन करने के लिए उसे पर्सनल नीड पर अटेंशन देनी बहुत जरूरी है। उसे हर एम्प्लॉय की नीड को अटेंड करना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी देकर, उनके लिए प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करके, उनके पर्सनल ग्रोथ को कंसीडर करके, तो अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होंगे। तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट क्रिएट गुड वर्किंग एनवायरनमेंट so that workers may get satisfied and contribute maximum. Individual and organizational goals are in same direction. देखो, इसका मतलब यही हुआ कि अगर वर्कर्स को प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उनको अच्छी सैलरी दी जाती है, उनके लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स रखे जाते हैं, उन्हें पीयर रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को इजीली अटेन कर लेता है। देखो, इसमें एक चीज और है कि यहाँ पर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर इन वन डायरेक्शन। दोनों के ही गोल एक डायरेक्शन में होते हैं। एक डायरेक्शन में कैसे होते हैं कि जो इंडिविजुअल होते हैं उनके गोल होते हैं टू अर्न मैक्सिमम, और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका गोल क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करेगा, हर इंडिविजुअल को यहाँ पर्सनली बेनिफिट होगा, क्योंकि दोनों के ही मोटिव एक डायरेक्शन में होते हैं और दोनों के मोटिव एक दूसरे से इंटीग्रेट करने के बाद ही अचीव किए जा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑफ सोसाइटी। देखो, ये मैं आपको सोशल ऑब्जेक्टिव में भी बता चुकी हूँ कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट होता है तो वो कभी भी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं होता। हर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का एक पार्ट होता है, क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, तो उसकी भी कुछ कमिटमेंट्स होती है जो उसे फुलफिल करनी होती है। तो ये कौन कौन सी कमिटमेंट होती है? इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर वीकर सेक्शन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहिए एट रीजनेबल प्राइस पर। दूसरा आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी चाहिए फॉर वीकर सेक्शन। तीसरा आ जाएगा इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करना चाहिए। चौथा आ जाएगा उसे ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज करने चाहिए जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम हो गए, हेल्थ केयर प्रोग्राम हो गए, तीसरा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए, ताकि सोसाइटी के लोगों में एक अवेयरनेस डेवलप हो सके। और जब वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो जाएगा, तो ये हेल्प करेगा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में। तो ये 5 पॉइंट लिखने हैं आपको जब आपका क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पर। होपफुली आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ये दोनों ही पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।